जय हिंद दोस्तों। हम लोग आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं 13 से 15 अगस्त के बीच, ठीक है ना। तो उसके लिए आप लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं। यहाँ पर मैं एक चीज़ आपको बताते चलूं कि आज़ादी की इस अमृत महोत्सव में जो हम लोग झंडा फहरा रहे हैं कि हर घर झंडा अभियान भी चलाया जा रहा है सरकार के द्वारा, ठीक है ना। तो उसमें पूरे देशवासियों की भागीदारी होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है इस आज़ादी के अमृत महोत्सव में। तो हमसे कोई चूक ना हो जाए झंडा फहराते समय, चूँकि देखिए झंडा फहराते समय अगर कोई चूक होती है तो आपको पता होना चाहिए कि 3 साल की सजा है। एक एक्ट है, उस एक्ट का नाम है राष्ट्रीय गौरव निवारक अपमान कानून 1971। एक्चुअली 1971 में एक कानून लाया गया था। इसको अगर इंग्लिश में कहें तो प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल ऑनर एक्ट 1971, ऐसा कुछ एक्ट लाया गया था, ठीक ना। उसकी एक धारा है, धारा 2, और धारा 2 कहती है कि अगर निम्नलिखित गतिविधियां अगर होती हैं आपसे तो आपको 3 साल की सजा दी जा सकती है। मतलब कुल मिला जुलाकर अगर आप झंडे का अपमान करते हैं तो किस प्रकार झंडे का अपना अपमान हो सकता है, सुनना जरा। अगर आप झंडे फहरा रहे हैं तो जमीन से अगर झंडा सटा हुआ है, झंडे का अपमान होगा। झंडा पानी से सटा हुआ है, झंडे का अपमान होगा। झंडा एकदम झुका हुआ है, झंडे का अपमान होगा। या फिर किसी शव को या फिर किसी वस्तु को, सामान को आप झंडे में लपेटे हुए हैं तो झंडे का अपमान होगा, ठीक ना भैया। या फिर आप अपनी प्राइवेट गाड़ियों में झंडे का प्रयोग कर रहे हैं तो झंडे का अपमान होगा। अथवा रंग का, जैसे एक केसरिया रंग है, नीचे हरा रंग है, तो रंग का अगर डिसऑर्डर हो जाए या रंग ये जो 3:4 में जो झंडा अपना बनता है, इस झंडे का अनुपात डिसऑर्डर हो जाए तो झंडे का अपमान होगा। तो या फिर जो है तमाम चीज़ों की वजह से भी झंडे का अपमान हो सकता है। जैसे रूमाल के लिए भी आप प्रयोग नहीं कर सकते, तकिया के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो ये सब सारी चीज़ें अगर आप करते हैं तो झंडे का अपमान होगा और आपको 3 साल की सजा दी जा सकती है। ये तो खैर हुई आपको झंडा फहराने। गणतंत्रता दिवस या स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आप फूलों की माला इसमें लपेट सकते हैं, ऐसा कुछ प्रावधान किया गया है। हाँ, हम जो संवैधानिक पदों पर नियुक्त व्यक्ति होते हैं वही झंडे का मतलब प्रयोग अपनी गाड़ियों में कर सकते हैं, ऐसा कुछ प्रावधान इस एक्ट में किया गया है, ठीक ना दोस्तों। तो आई होप आपको पसंद आया होगा। मुझे लग रहा है कि ये वीडियो आपको शेयर करना चाहिए ताकि लोग जान सकें कि हाँ, झंडा कहाँ, कैसे और किन एक्टिविटी के साथ फहराया जाना चाहिए कि झंडे का अपमान ना हो, ठीक ना। खैर, मैं आपको जो विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पढ़ा रहा था, भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, आर्टिकल 19, तो आर्टिकल 19 में बताया कि अभिव्यक्ति के एक पार्ट में झंडा फहराने का भी अधिकार शामिल होता है, ठीक ना। एक केस आया था नवीन जिंदल बनाम भारत संघ का मामला 2004 में आया था। तो 2004 में नवीन जिंदल बनाम भारत संघ के मामले में हुआ क्या कि नवीन जिंदल नाम का एक व्यक्ति था जो कांग्रेसी नेता था, ठीक ना। और वो प्राइवेट व्यक्ति अपने कारखाने, कंपनी पर भारत का झंडा लहरा देता है। तो फिर क्या करते हैं कि पॉलिटिकल प्रतिरोध के कारण ये मैटर सुप्रीम कोर्ट चला जाता है और इस मैटर पर माननीय सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आता है कि भैया जो नवीन जिंदल झंडा अपनी कंपनी पर फहरा रहे हैं, ठीक है ना। मतलब कि विरोधियों का कहना था कि नवीन जिंदल एक प्राइवेट व्यक्ति हैं और अपनी कंपनी को बूस्ट करने के लिए ये राष्ट्रीय चिन्हों का प्रयोग कर रहे हैं, ठीक ना। तो खैर, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस नवीन जिंदल बनाम भारत संघ के मामले में कहा कि नहीं, देखिए एक एक्सप्रेशन की का फ्रीडम दिया गया है अनुच्छेद 19 के तहत, मतलब कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। तो उस अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत आपका जो है झंडे फहराने का राइट्स शामिल होता है, ठीक ना दोस्तों। तो झंडे फहराने का जो राइट्स है, झंडा फहराना पूरी तरह एक हमको फ्रीडम मिला 2004 से, नवीन जिंदल बनाम भारत संघ का मामला। तो इतना थोड़ा सा मैंने चाहा कि जानकारी दे दूं एक पॉलिटी के एज अ टीचर होने के कारण, ठीक है ना दोस्तों। खैर, आते हैं अपने टॉपिक पे, फंडामेंटल राइट, मूल अधिकार। तो मूल अधिकार, आज हम लोग मूल अधिकार पूरा कंप्लीट कर लेंगे। मुझे लग रहा है कि 10वां या 9वां वीडियो होगा मूल अधिकार का, ठीक ना दोस्तों। खैर, मूल अधिकार का ये लास्ट टॉपिक है, कल्चर एंड एजुकेशन राइट अंडर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 29 एंड 30, ठीक है ना। तो ये जो संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार है वो आर्टिकल 29 और 30 में प्रावधान किया गया है। आपको यहाँ पे मैं बताते चलूँ कि ये जो आर्टिकल है यह अल्पसंख्यकों के लिए है, लेकिन अल्पसंख्यकों की परिभाषा कहीं नहीं दी गई है। हाँ, कुछ मामलों में सुप्रीम कोर्ट यह परिभाषित करता है कि जो अल्पसंख्यक होंगे वह अल्पसंख्यक भाषाई एवं धार्मिक आधार पर उनकी पहचान की जा सकती है, ठीक ना। तो खैर, आते हैं थोड़ा सा इसको हम डिस्कस करने का प्रयास करते हैं कि अल्पसंख्यकों के संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार क्या हैं। तो एक आर्टिकल है आर्टिकल 29(1) और एक आर्टिकल है 29(2), मतलब कि आर्टिकल 29 का पार्ट 1 है और एक पार्ट 2 है, ठीक ना। दोनों के माध्यम से समझेंगे।
क्योंकि दोनों जहां से क्वेश्चन आए हुए हैं। तो 29 का उपखंड एक क्या कहता है कि भारतीय नागरिकों के लिए, आपको यहां पे मैं बताते चलूं कि कुछ फंडामेंटल राइट ऐसे होते हैं कि केवल के केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त होते हैं, विदेशियों को नहीं। जैसे अनुच्छेद 15 हमने बताया था, अनुच्छेद 16 बताया था, अनुच्छेद 19 बताया था, अनुच्छेद 29 बताया था, अनुच्छेद 30 बताया था, ठीक ना। तो अनुच्छेद 29 भी केवल का केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त होगा, विदेशियों को ए राइट नहीं प्राप्त होगा। तो किन्हीं वर्गों को भाषा, लिपि और संस्कृति को बनाए रखने और उनके संरक्षण का अधिकार होगा। कुल मिला जुलाकर अगर हम कहें कि अनुच्छेद 29(1) में क्या है, तो भारतीय नागरिकों को किन्हीं वर्गों मतलब कि कुल मिला जुलाकर एक माइनॉरिटी कम्युनिटी की बात की जा रही है यहां पे, तो उन वर्गों को अपनी संस्कृति, अपनी भाषा और अपनी लिपि को बनाए रखने और उनके संरक्षण का राइट दिया जाता है। फिर अनुच्छेद 29(2) में क्या कहा गया है कि राज्य के द्वारा वित्तीय सहायता प्राप्त संस्थानों में जाति, इस ध्यान रखिएगा कि किन किन तथ्यों के आधार पर। पहला कि जो राज्य के द्वारा वित्तीय प्राप्त संस्थान है उसमें जाति, भाषा, प्रजाति या वंश या धर्म के आधार पर किसी भी व्यक्ति को प्रवेश से वंचित नहीं किया जाएगा। मतलब कि राज्य के द्वारा जो वित्तीय संस्थान है, संस्था प्राप्त हैं, राज्य के द्वारा जो वित्तीय संचालन दिया जाता है, उन संस्थानों में जाति, भाषा, प्रजाति या धर्म के आधार पर किसी भी व्यक्ति को उसमें प्रवेश से वंचित नहीं किया जाएगा। यह अधिकार व्यक्ति और समूह दोनों को प्राप्त हैं, ठीक ना भैया। खैर आते हैं, थोड़ा सा देखते हैं कि अनुच्छेद 29 और 30 में जो अल्पसंख्यकों को राइट दिया गया है उसमें जो अनुच्छेद 30 है वो क्या कहता है। तो अनुच्छेद जो 30 है वह शिक्षण संस्थानों की स्थापना और उसके प्रबंधन से संबंधित राइट प्रदान करता है। अनुच्छेद 30 जो कहता है कि धर्म एवं भाषा के आधारित सभी अल्पसंख्यकों को अपनी रुचि के शिक्षण संस्थानों की स्थापना एवं उनके प्रशासन का अधिकार होगा। एक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि अल्पसंख्यकों को अपने शिक्षण संस्थानों की स्थापना करने का राइट कौन सा संविधान का अनुच्छेद अधिकार प्रदान करता है। तो अनुच्छेद 30 जो है 30(1) कह सकते हैं कि अल्पसंख्यकों को अपने मनपसंद या अपनी रुचि के शिक्षण संस्थानों की स्थापना का राइट देता है। अनुच्छेद 30(2) क्या है कि शिक्षण संस्थाओं को सहायता देने में राज्य किसी शिक्षा संस्थान के विरुद्ध इस आधार पर विभेद नहीं करेगा कि यह शिक्षण संस्थान भाषा एवं धर्म पर आधारित किसी अल्पसंख्यक वर्ग के प्रबंधन से श्रेणी से संबंधित रखते हैं। सुनना जरा, मतलब कि राज्य कोई प्रशासन से संबंधित किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करेगा कि यह अल्पसंख्यक के शिक्षण संस्थान है, ठीक ना। मतलब कि जैसे राज्य प्रशासन प्रदान करता है, चाहे वो अल्पसंख्यक के शिक्षण संस्थान हो या फिर सार्वजनिक शिक्षण संस्थान हो, तो इस आधार पर ऐसा नहीं कि राज्य जो है उनको प्रशासन या जो है उनको रेगुलेट नहीं करने का काम करेगा, उनको प्रशासनिक अपनी जो है सुविधाएं प्रदान करेगा, चाहे भले ही वह शिक्षण संस्थान अल्पसंख्यक क्यों ना हो, ठीक ना। खैर ये आपका अनुच्छेद 30 और अनुच्छेद 30(2), 3(1), 30(1) और 30(2) ये पूरा क्लियर हो गया। तो अल्पसंख्यकों के शिक्षण संस्थान, इसकी थोड़ी सी परिभाषा हम देखें तो ऐसे संस्थान जो धर्म एवं भाषा के आधार पर अल्पसंख्यक वर्गों के द्वारा शिक्षण संस्थानों की स्थापना की जाती है, ठीक ना, अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान कहलाते हैं। तो सवाल है कि क्या अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों में किन किन प्रकार की एक्टिविटी की जा सकती है उन वर्गों के द्वारा। पहला कि अपने लिपि, भाषा और संस्कृति के संरक्षण एवं संवर्धन का प्रयास किया जा सकता है इन शिक्षण संस्थानों के माध्यम से। शिक्षा के अधिकार के तहत लागू होने वाला आरक्षण इन संस्थानों पर लागू नहीं होता है। ये देखिए यूपीएससी में एक बार क्वेश्चन पूछा गया था, तो ये पूछा गया था कि क्या आरक्षण का जो प्रावधान है वह संस्थानों पर, शिक्षण संस्थानों पर अल्पसंख्यक के जो शिक्षण संस्थान है लागू होता है कि नहीं होता है। तो नहीं भैया, नहीं होता है। अपने टीचरों की योग्यता का निर्धारण ये शिक्षण संस्थान खुद करते हैं। गैर अल्पसंख्यक वर्गों के छात्रों के प्रवेश के लिए ये सीटें खुद निर्धारित करते हैं कि कितनी गैर अल्पसंख्यक वर्गों के लिए सीटें होनी चाहिए। फीस का भी निर्धारण यही संस्थान करते हैं, ठीक ना। तो संस्थान सारी जिम्मेदारी रखता है, ना कि सरकार रखती है, ये आपको याद रखना चाहिए। संपत्ति का अधिकार, आर्टिकल देखिए हमने आर्टिकल 29 और 30 इसको पढ़ लिया अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों के बारे में, अल्पसंख्यकों के जो है भाषा और संस्कृति के संरक्षण एवं संवर्धन के बारे में। अब बारी है संपत्ति का अधिकार। मैं आपको यहां पे बताते चलूं कि अनुच्छेद जब हम 19(1)(f) पढ़ रहे थे तो अनुच्छेद 19(1)(f) में हमने बताया कि नागरिकों को अपनी संपत्ति के क्रय और विक्रय का राइट होगा। खैर पहले ये फंडामेंटल राइट था, लेकिन फंडामेंटल राइट से 44वां संविधान संशोधन 1978 के माध्यम से इसको समाप्त करके
भाग 3 से समाप्त करके इसको अब विधिक अधिकार अनुच्छेद 300 का के तहत डाल दिया गया है। विधिक अधिकार का सीधा सा अभिप्राय है कि अब आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते हैं, बल्कि आप अनुच्छेद 226 का सहारा लेके हाई कोर्ट जा सकते हैं, ठीक ना। खैर, यहां पे हम जानेंगे कि थोड़ा सा संपत्ति का अधिकार, राइट टू प्रॉपर्टी क्या है, उसको विधिक अधिकार में किस प्रकार शामिल किया गया है, या इसका जो राजनीतिक या संवैधानिक जो एक हिस्टोरी रही हुई, एक पृष्ठभूमि रही है, वो क्या रही है। तो थोड़ा सा यहां से हम लोग डिटेल से समझने का प्रयास करेंगे संपत्ति के अधिकार को। अनुच्छेद 31 क्या कहता है, फिर हम लोग 31(2) देखेंगे, फिर हम लोग कंपेयर करेंगे 19(1)(f) से, ठीक ना, या चा से। 31(f)(1) क्या है कि किसी व्यक्ति को विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया के माध्यम से ही संपत्ति से वंचित किया जा सकता है। मतलब कि जो भी होगी एक प्रोसीजर होगा, उस प्रोसीजर के माध्यम से ही किसी व्यक्ति की संपत्ति को लिया जा सकता है, अधिग्रहण किया जा सकता है। ऐसा कुछ आर्टिकल 31 का पार्ट 1 में कहता है। 31 के पार्ट 2 सब क्लास 2 में क्या कहता है कि राज्य द्वारा व्यक्ति के संपत्ति का अधिग्रहण किया जा सकता है, बशर्ते 2 पॉइंट है कि मतलब कि अगर आपकी संपत्ति को राज्य अधिग्रहण कर रही है तो 2 शर्तों पर अधिग्रहण कर सकती है। पहला कि संपत्ति सार्वजनिक उद्देश्य के लिए ग्रहण की गई हो, मतलब कि जैसे ट्रेन जाना हो या फिर रोडवे या फिर हॉस्पिटल, जो भी हो, मतलब कि सार्वजनिक उद्देश्य के लिए राज्य के द्वारा वो संपत्ति अधिग्रहण की गई हो। दूसरा, राज्य के द्वारा भूमि के मालिक को उचित मुआवजा दिया जाना चाहिए, ठीक ना। तो ऐसे मामलों में राज्य आपकी संपत्ति का अधिग्रहण कर सकती है। ऐसा प्रावधान आर्टिकल 31 के सब क्लास 2 में दिया गया है। 19(1)(f) क्या था, तो मैंने ऊपर बताया कि प्रत्येक नागरिक, यहां पे नागरिक शब्द है और यहां पे विदेशी शब्द है, यहां पे सॉरी व्यक्ति शब्द है। तो व्यक्ति में देखिए ध्यान से कि विदेशी भी शामिल हो सकता है और भारतीय भी शामिल, मतलब नागरिक और गैर नागरिक दोनों शामिल हो सकते हैं। और जो अनुच्छेद 19 है, इस अनुच्छेद 19 में केवल का केवल भारतीय नागरिकों की बात की जाती है, ठीक ना, कि मतलब प्रत्येक नागरिक को संपत्ति के अर्जन और उसके विक्रय की स्वतंत्रता प्रदान की जाती है। ऐसा प्रावधान आपका आर्टिकल 19(1)(f) कहता है, ठीक ना दोस्तों। खैर, संपत्ति के अधिकार को समाप्त किए जाने का कारण क्या हो सकता है, तो ये आपका मेंस का क्वेश्चन बन सकता है कि उन प्रावधानों की चर्चा कीजिए कि किन कारणों से संपत्ति के अधिकार को समाप्त किया गया। पहला कि भू सुधार को लागू करने में एक सहायता हमको मिलती है, कि जैसे जमींदारी उन्मूलन था, भू सुधार था, तो आप अनुसूची जब 9 पढ़ेंगे, अनुसूची 9 खैर हमने पढ़ा दिया है, तो अनुसूचियों में जाकर आप ये वीडियो देख सकते हैं, ठीक ना। तो अनुसूची 9 में भू सुधार और जमींदारी उन्मूलन का प्रावधान किया गया था। तो भाई जमीनें सरकार लेंगी तभी तो जो है जमींदारी उन्मूलन, हकबंदी, चकबंदी जैसे प्रावधान करेंगी ना, भू सुधार कर पाएंगी ना। तो संपत्तियों को अधिग्रहण करने के लिए फंडामेंटल राइट अगर होगा तो कहीं न कहीं प्रॉब्लम होगी। सो संपत्ति के अधिकार को समाप्त करने का प्रावधान या 9वीं अनुसूची को लाए जाने का प्रावधान किया गया। आय असमानता को कम करने के लिए जब आप आर्टिकल 31(b) और (c) पढ़ेंगे, DPSP डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी, तो वहां पर भी एक समाजवादी अवधारणा हमको दिखाई पड़ती है कि राज्य का यह कर्तव्य होगा कि जो भौतिक संसाधन है उनका सम वितरण हो, विकेंद्रीकरण हो, केंद्रीकरण ना हो, संकेंद्रण ना हो, ठीक है ना। आधारभूत संरचनाओं या अवसंरचनाओं के विकास के लिए, ठीक है ना। ये देखिए जन कल्याणी उद्देश्यों के लिए ध्यान में रखा जाना चाहिए, अभी मैं हमने जो बताया, ठीक है ना। सामाजिक आर्थिक न्याय के लिए समावेशी जो इंक्लूसिव डेवलपमेंट हो सके, या फिर जो है SDG लक्ष्यों को जो है बल मिलेगा यहां से। परिणाम स्वरूप मूल अधिकार की श्रेणी से हटा करके इसको विधिक अधिकार की श्रेणी में अनुच्छेद 300 का में डाल दिया गया है, ठीक ना। आई होप आपको पसंद आ रहा होगा वीडियो कि संपत्ति के अधिकार को क्या कुछ कैसे समझा जा सकता है। संपत्ति के अधिकार की समाप्ति अगर हम देखें, आर्टिकल 31(a) एक आर्टिकल है, आर्टिकल 31(a), इसमें क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है कि मूल अधिकार की श्रेणी से निम्नलिखित चीजें बाहर की जाएंगी। कैसा, जो संपत्ति के अधिकार के दायरे में आती हैं। कैसा, एक कृषि योग्य अगर भूमि है तो उसको संपत्ति के अधिकार, मूल अधिकार की श्रेणी से बाहर रखा जाएगा। दूसरा, खानों को जो लीज पर लिया जाने का प्रावधान है उसको बाहर रखा जाएगा। निगमों का जो विलय आपस में लोग करते हैं, मालिक वगैरह, ठीक ना, इसको बाहर रखा जाएगा, ठीक ना भैया। तो इस संदर्भ में राज्य विधि का निर्माण कर सकती है जो मूल अधिकार का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। कुल मिला जुलाकर अगर आपके जो है कृषि योग्य भूमि को खानों पर लीज जो दिया जा रहा है या निगमों का विलय, इससे संबंधित अगर संपत्ति के अधिकार से संबंधित अगर कोई विधि या कानून सरकार बनाती है तो उसको संपत्ति के अधिकार का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। आर्टिकल 31(b) क्या कहता है, 31(a) तो आपका समझ में आ गया। 31(b) कहता है कि इसी के तहत आपका 9वीं अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन 1951 के तहत जोड़ी गई और इसमें भू सुधार और जमींदारी उन्मूलन का प्रावधान किया गया। ये 31(b) इसका प्रावधान करता है।
थोड़ा सा हम संवैधानिक संशोधनों के माध्यम से समझते हैं, तब जाकर आपको पूरी तरह संपत्ति का अधिकार अस्पष्ट रूप से क्लियर होगा। प्रथम संविधान संशोधन से अर्जन, भूमि अर्जन का जो रास्ता है वो साफ हो गया, परंतु मुआवजा को लेकर विवाद बना रहा कि भैया मुआवजा किस प्रकार दिया जाए। क्योंकि सरकार के पास तब 1900 आज़ादी नई आज़ादी मिली थी, सरकार के पास पैसे भी नहीं थे, तो ये सवाल हुआ। अच्छा, मैं एक चीज आपको यहाँ पे बताते चलूं कि जो भू सुधार और जमींदारी उन्मूलन हुआ है ना, भारत में ही केवल मुआवजे का प्रावधान, नहीं तो अधिकांश देशों में जो जमीनें थी वो लेकर छोटे छोटे हकबंदी चकबंदी करके लोगों को डिस्ट्रीब्यूट कर दी गई, ठीक है ना। ये भारत में ही मुआवजे का थोड़ा सा ज्यादा प्रावधान है, इससे कहीं ना कहीं रुकावट तो पैदा हुई ही। एक केस आया था, एक अमेंडमेंट किया गया, चौथा संविधान संशोधन 1955। इसमें कहा गया कि मुआवजे की अपर्याप्तता को लेकर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सवाल नहीं उठाया जाएगा। मतलब कि इस संविधान में ये संशोधन सरकार ने, संसद ने खुद किया कि भाई उसके पास पैसे नहीं थे, कहाँ आज़ादी मिली थी, कहाँ भारत एक गरीब देश था, ठीक है ना। तो सुप्रीम कोर्ट कहा गया सीधा सा कि अगर मुआवजा, कोई अपर्याप्त मुआवजा किसी को दिया जा रहा है तो ऐसा नहीं कि सुप्रीम कोर्ट उस पर कोई सवाल उठाएगा। ये आपका जो है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 4th कहता है। फिर 25वां संविधान संशोधन 1971 लाया गया और कहा गया कि इसके तहत मुआवजा शब्द को ही संविधान से हटा दिया गया और इसके स्थान पर राशि शब्द का प्रयोग किया। देखिए, राशि होती है एक मतलब कि एक स्वेच्छा से दी जाने वाली, मुझे लग रहा है, और मुआवजा जो होता है एक बाध्यकारी हो जाता है, ठीक है ना, कि नहीं इतना देना ही देना है, किसी चीज की मार्केट कीमत जो होती है। शब्द का प्रयोग किया गया, मतलब मुआवजे के स्थान पर राशि शब्द का प्रयोग किया गया। इसी संशोधन के तहत एक आर्टिकल जोड़ा गया, आर्टिकल 31C। जरा देखना क्या है 31C। तो 31C के तहत, या फिर कहें कि यही जो 31C का प्रावधान का प्रावधान किया गया है, जो भी 31C में, वही प्रावधान 42वां संविधान संशोधन 1976 में भी किया गया है। क्या कहा गया है कि निर्देशक तत्वों अनुच्छेद 39B और C को लागू करने के लिए मूल अधिकारों के अनुच्छेद 14, 19 और 31 का उल्लंघन किया जा सकता है। वाह, मतलब कि डीपीएसपी जो आप लगातार पढ़ते आए हैं कि डीपीएसपी जो है न्यायालय में प्रवर्तनीय या लागू नहीं होगा, बाध्यकारी नहीं होगा, लेकिन यहां मूल अधिकारों को पराजित करता हुआ दिख रहा है डीपीएसपी। सीधा सा कहा गया है कि मतलब राज्य का यह कर्तव्य होगा ना कि भौतिक संसाधनों का संवितरण हो, केंद्रीयकरण ना हो, संकेंद्रण ना हो, केंद्रीकरण ना हो, संकेंद्रण ना हो, बल्कि विकेंद्रीकरण हो या संवितरण हो, ठीक है ना। ऐसा आर्टिकल अनुच्छेद बी और सी में कहा गया है। तो बी और सी को लागू करने के लिए अगर मूल अधिकारों का अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 19 और अनुच्छेद 31 का उल्लंघन भी करना पड़े तो किया जा सकता है। फिर एक संविधान संशोधन लाया गया था, 26वां संविधान संशोधन 1971। क्या कहा गया, इसके द्वारा राजे महाराजे, एक क्वेश्चन पूछा गया है कि जो राजे महाराजे हैं उनकी जो प्रीवी पर्स या वार्षिक पेंशन दी जाती थी उसको समाप्त कर दिया गया। फिर लास्ट में 44वां संविधान संशोधन 1978 लाया जाता है और अनुच्छेद 31, 31(2), 31 का, फिर अनुच्छेद 19(1)(f), इनका जो फंडामेंटल राइट की श्रेणी में इनको रखा गया था, इनको हटा करके अब विधिक अधिकार बना दिया गया। देखिए, हम सारे अनुच्छेदों को हम डिस्कस कर चुके हैं, तो यहां पर एटलीस्ट जो 44वां संविधान संशोधन 1978 लाया जाता है, इसके तहत समाप्त कर दिया जाता है। संपत्ति के अधिकार के अवशेष कहां हमको दिखाई पड़ते हैं, तो सुनना जरा। 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को अनुच्छेद 300 का में शामिल कर दिया गया। अतः संपत्ति का अधिकार अब विधिक अधिकार है। हालांकि संपत्ति के अधिकार का अवशेष मौलिक अधिकारों में अभी भी मौजूद हमको दिखाई पड़ता है। कैसा, यदि अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान है, इनकी जमीनें अगर ली जाती हैं तो राज्य को उसके बाजार दर पर राशि का भुगतान करना होगा, ठीक है ना, ऐसा कुछ हमको दिखाई पड़ता है। फिर यदि किसी व्यक्ति की कृषि योग्य भूमि अधिग्रहित की जाती है जो हदबंदी की सीमा के अंतर्गत आती है, तो उस जमीन की कीमत का भुगतान सरकार को बाजार कीमत पर या बाजार दर पर करना होगा, ठीक ना भैया। तो ऐसा कुछ हमको अभी राइट दिखता है। खैर, ये तो हुआ संपत्ति का राइट, ठीक ना भैया। अब हम पढ़ने वाले हैं अनुच्छेद 32। ये जो पूरे संविधान के जो फंडामेंटल राइट है, उस फंडामेंटल राइट का पूरा संरक्षण करता है अनुच्छेद 32। तो जो अनुच्छेद जो फंडामेंटल राइट, पूरे फंडामेंटल राइट का संरक्षण करता है, उसको तो हम इसको पितामह कह सकते हैं पूरे अनुच्छेदों का, पूरे मूल अधिकारों का, ठीक है ना। तो एक प्रकार से यह भी कहीं न कहीं मूल अधिकार ही है जो पूरे मूल अधिकारों का संरक्षण करता है, क्योंकि इसी के तहत याचिका दायर की जाती है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, ठीक है ना, याचिका जारी की जाती है और मूल अधिकारों का संरक्षण दिया जाता है। कैसे, तो मौलिक अधिकारों का प्रावधान बिना उपचारों के खोखला नजर आता है। यदि अधिकार प्रदान किया जाए और उसके संरक्षण की व्यवस्था ना की जाए ना, तो
कहीं न कहीं अधिकार एक प्रकार से जो है शोषण उसका होने लगता है। इसलिए अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा। एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये सेंटेंस है कि संविधान की आत्मा, सॉइल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है ना, संविधान की आत्मा, यह संविधान, यह अधिकार अन्य अधिकारों को प्रक्रियात्मक मतलब कि एक प्रकार से रेगुलेट करता है, ठीक है ना, उसको गति प्रदान करता है। मौलिक अधिकारों के हनन की स्थिति में उच्चतम न्यायालय निम्नलिखित 5 प्रकार की रीटें जारी करता है। कौन सी? एक, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, अधिकार परीक्षा, उत्प्रेषण। देखिए इसकी इंग्लिश काफी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये इंग्लिश एक बार पूछ लिया था। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण मतलब हैबियस कॉर्पस, परमादेश मतलब मैंडमस, और अधिकार परीक्षा मतलब कि को वारंटो, और उत्प्रेषण मतलब कि सर्टियोरी, और प्रतिषेध मतलब होता है प्रोहिबिशन। तो इसका हम लोग डिटेल से अध्ययन करने वाले हैं। पहला कि अच्छा, इसको अनुच्छेद 32 को लेकर थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि अनुच्छेद 32 के तहत केवल का केवल आप सुप्रीम कोर्ट को मूल अधिकारों के संरक्षण की शक्ति प्रदान की गई है। मतलब कि अगर कोई भी आपका शोषण होता है, फंडामेंटल राइट का एक्सप्लॉयटेशन होता है, तो अनुच्छेद 32 का सहारा लेके केवल आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। हालांकि संसद अन्य न्यायालयों को भी ये मूल अधिकार के संरक्षण की शक्ति प्रदान कर सकती है, लेकिन यह ध्यान में रखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट की जो शक्ति है यह प्रभावित ना हो, ठीक है ना। पहले था कि जिस व्यक्ति का मूल अधिकार प्रभावित होता था वही सुप्रीम कोर्ट जा सकता था, लेकिन अब यह प्रावधान हटा दिया गया। पीआईएल के माध्यम से अधिकारों का संरक्षण भी किया जा सकता है। खैर, बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या है? इसका सीधा सा अर्थ होता है सशरीर उपस्थित होना। मतलब क्या है सीधा सा अर्थ? कि इस रिट के द्वारा न्यायालय व्यक्ति को सशरीर अपने सामने उपस्थित कराता है, ताकि न्यायालय यह जांच कर सके कि व्यक्ति दोषी है कि दोषी नहीं है। अगर दोषी नहीं पाया गया तो उस व्यक्ति को रिहा कर देती है, अगर दोषी पाया गया तो उसको जो है जेल या कस्टडी में रखने का आदेश देती है न्यायालय, ठीक ना। यह रिट सरकारी अधिकारियों और निजी दोनों को लोगों को जारी किया जा सकता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। निम्न मामलों में इसका प्रयोग नहीं किया जा सकता यदि न्यायालय ने आपराधिक मामलों में व्यक्ति को सजा दे दी हो। दूसरा, जब सजा दे दी हो तो क्यों रिट जारी किया जाएगा? फिर न्यायालय की अवमानना या संसदीय विशेषाधिकार अवमानना वाला अगर व्यक्ति हो तो भी रिट नहीं जारी किया जाएगा। निवारक नजरबंदी का अगर कोई व्यक्ति हो तो भी रिट नहीं जारी किया जाएगा। परमादेश क्या है? मैंडमस। इसका सीधा सा अर्थ होता है आज्ञा देना। किसको आज्ञा देना? जो अपने कार्यों से थोड़ा सा अलग विलग हो रहा है, ठीक है ना, अलग थलग हो रहा है। यह आदेश उच्चतम न्यायालय द्वारा निम्नतर न्यायालयों को जारी की जा सकती है। राष्ट्रपति और राज्यपाल के विरुद्ध परमादेश का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। परमादेश के तहत, ठीक ना, क्या है कि परमादेश के तहत ऐसे व्यक्ति को आदेश दिया जाता है जो किसी सार्वजनिक पद पर बैठा हुआ हो या उसका कोई अर्ध सरकारी कानूनी कार्य हो तथा वह अपने कर्तव्यों का पालन करने में लापरवाही बरती हो उसने, अथवा कार्य करने से मना किया हो। कुल मिला जुलाकर कोई भी एक ऐसा सार्वजनिक पद पर बैठा हुआ अधिकारी कर्मचारी हो जो अपना कार्य अच्छे से ना कर रहा हो, या फिर जो थोड़ा सा जो निम्नतर न्यायालय हैं वह अपने मतलब कार्यों से थोड़ा सा विचलित हो रहे हों, तो ऐसे लोगों के लिए जो है परमादेश जारी किया जा सकता है। ये आज्ञा देता है सुप्रीम कोर्ट की आपका जो एक कार्य करने का जो है, ठीक ना, उसके अकॉर्डिंग काम करिए अच्छे से। तो अधिकार परीक्षा क्या है? को वारंटो। इसका मतलब सीधा सा अर्थ होता है कि आपका क्या अधिकार है। मतलब कि जैसे कि हम डीएम है तो मेरा डीएम का क्या अधिकार है, अगर हम नायब तहसीलदार हैं तो नायब तहसीलदार। ऐसा नहीं कि हम नायब तहसीलदार होकर डीएम वाला काम करने लगे, ठीक ना। तो अधिकार मेरा अपना क्या अधिकार है। इस रिट के तहत न्यायालय किसी सार्वजनिक पद पर धारण करने वाले व्यक्ति की वैधता की जांच कर सकता है कि मतलब कि क्या इस पद पर धारण किया हुआ व्यक्ति एक काम कर सकता है कि नहीं, क्या इस काम के लिए यह योग्य है कि नहीं है, ठीक ना। तो क्या इस स्तर पर जो व्यक्ति है इस प्रकार का कार्य करने का अधिकार रखता है कि नहीं रखता है। ऐसे कार्यों के लिए, ऐसे उद्देश्यों के लिए ये अधिकार परीक्षा रिट जारी किया जाता है। जारी करने की शर्त क्या है कि पद वो सार्वजनिक हो, सरकारी हो, पद निजी ना हो, और तीसरा है कि पद पर नियुक्त में विधि का उल्लंघन हुआ हो, सो ये रिट जारी की जा सकती है। उत्प्रेषण क्या है? सर्टियोरी। इसका अभिप्राय है प्रमाणित करना या मांग लेना। उच्चतम न्यायालय अपने पास कोई भी मामला मंगा सकता है निम्न केस में। कैसे? कि जब न्यायालय अपने क्षेत्राधिकार से, ये तो निम्नतर न्यायालय की बात की जा रही है, अधीनस्थ न्यायालय, तो अधीनस्थ न्यायालय जब अपने जो है क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर इसका उल्लंघन या बाहर जाकर क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर कोई मामले सुनते हैं, तो अगर उल्लंघन होता है उस मामले का तो उसकी सुनवाई को अपने पास मंगा सकता है। उत्प्रेषण रिट तभी जारी की जाती है जब संबंधित मामले में निचले अदालतें या न्यायालय अपने निर्णय दे देती हों और
अपने पास मंगाकर उसमें सुधार किया जाए। मतलब कुल मिला जुलाकर जैसे अधीनस्थ न्यायालय है, अधीनस्थ न्यायालय ने कोई ऐसा मामला सुन लिया जो इसके क्षेत्राधिकार के बाहर था, मतलब कि इसके अधिकार में नहीं था सुनना, लेकिन इसने सुन लिया और फिर बाद में सुप्रीम कोर्ट इसी रिट को जारी करके ये मामला अपने पास मंगा लेता है और फिर इसमें सुधार करके डिसीजन देता है। ऐसा कुछ प्रावधान आपका उत्प्रेषण में किया गया है। प्रतिषेध में क्या है? रोक लगाना। मतलब वही चीज़ें हैं कि कोई भी मामला अगर न्यायालय में जा रहा है, अधीनस्थ न्यायालय में, तो सुप्रीम कोर्ट ये जान रहा है कि ये मामला सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में जाने लायक है, तो उस पर जो है रोक लगा देता है कि ये आपके क्षेत्राधिकार से बाहर है, उसको मंगा लेता है। ठीक है ना? मतलब कि सुनवाई से पहले ही। और प्रतिषेध में क्या, उत्प्रेषण में क्या था कि ये सुनवाई कर देता था, सुधार बाद में करता था, लेकिन ये मामला जाने से पहले ही अपने पास मंगा लेता है। ऐसा कुछ प्रावधान, मतलब कि रोक लगा देता है, ऐसा कुछ प्रावधान प्रतिषेध में किया जाता है। इसका प्रयोग न्यायालय के द्वारा उस समय प्रयोग किया जाता है जब मामला विचाराधीन हो। प्रतिषेध के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय द्वारा निम्न या अवर न्यायालयों के कार्यों पर रोक लगाती है। ठीक ना भैया? मूल अधिकारों पर प्रतिबंध। तो सैन्य अदालतें, सैन्य बल जो अर्ध सैन्य बल हैं या मूल अधिकार और उनके मूल अधिकार, जैसे आर्मी होती है, आर्मी कहीं अगर ड्यूटी कर रही है तो जरूरी नहीं कि जो आम नागरिकों को जो है मूल राइट प्राप्त हो, ऐसा मूल राइट इनको भी प्राप्त हो। ठीक ना? तो एक जो व्यवस्था है या फिर राष्ट्र की जो सुरक्षा है वो बाधित होगी, तो इसीलिए संसद कानून बनाकर इनके मूल अधिकारों को कटौती कर सकती है। ठीक है ना? ऐसा कुछ आपका 33 में किया गया है। 34 में क्या किया गया है कि सैन्य बल अगर कहीं पे धारा 144 लागू हो या फिर सैन्य कानून या अफस्पा लागू हो, तो ऐसे में मूल अधिकारों को जो है समाप्त कर सकती है। ठीक है ना? अगर मूल अधिकारों का शोषण इनके फोर्स के द्वारा हुआ है तो उसका एक प्रकार से हर्जाना दे सकती है सरकार, या फिर इनके मूल अधिकारों का जो शोषण हुआ है उनको माफ कर सकती है। ठीक है ना? ऐसा मतलब कि मूल अधिकारों का जो शोषण फोर्स के द्वारा हुआ है, ऐसे मूल अधिकारों के शोषण को जो है संसद माफ कर सकती है विधि बनाकर। ऐसा कुछ प्रावधान इसमें किया गया है। फिर अनुच्छेद 35 क्या है? अनुच्छेद 35 में सीधा सा कहता है कि भैया जो विधि वगैरह बनाई जाएगी मूल अधिकारों को लेकर, ठीक है ना, वो जो है आपका भाग 3 को लेकर अगर अपराध घोषित करना है, ठीक है ना, तो ऐसी विधि पर केवल संसद ही कानून बना सकती है, राज्य विधानमंडल नहीं बना सकती है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कल हम लोग DPSP देखेंगे, डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी। थैंक यू।